हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाने वाली हूं एक नया एक्ट जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट है काफी लंबा, जैसे कि सारे एक्ट्स होते हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके के साथ आपको कई पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी ये एक्ट क्यों और कब बनाया गया, क्या स्कोप है, कहां पर लागू होता है ये एक्ट, साथ में इसे बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या उद्देश्य थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। किसी भी एक्ट को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि इस एक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कैसे बना ये एक्ट। ये जानिए कि ये जो एक्ट है ये आधारित है इंग्लिश लॉ के रूल्स के ऊपर। एक्ट जो है इसके पीछे की कहानी ये है कि जो इंग्लिश लॉ के रूल्स थे सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड लिखे गए थे चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसी में ही एक हिस्सा था सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया का, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जा चुके थे। पर बदलते समय के साथ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए, मतलब इस प्रकार के चेंजेस आते चले गए ट्रेड और कॉमर्स में कि ये महसूस हुआ कि अब जरूरत है एक अलग लॉ की, एक अलग एक्ट बनाया जाए जिसमें सारे का सारा ध्यान हो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। इसी वजह से 1928 में एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया जो कि बेस था इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 के ऊपर। उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक सेपरेट एक्ट बनाया जाएगा। फिर आया ईयर 1929 जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी जिसको ये करना था कि सब एग्जामिन करना था जो बिल ड्राफ्ट हुआ था उसका, और सेपरेट इनेक्टमेंट बनाने की तैयारी शुरू करनी थी। फिर सितंबर 1929 में इस सेल को महत्व देते हुए इंडियन सेल ऑफ गुड्स बिल तैयार कर लिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहीं पर एक दिन आया 1 जुलाई 1930 का जब इस एक्ट को लागू कर दिया गया। सेपरेट बिल बन चुका था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट को सहमति मिल चुकी थी और ये निर्णय बनाया जा चुका था। फिर समय और बदला। सेक्शन 2 जो था उसमें एक दोबारा से अमेंडमेंट की गई और जो शब्द था इंडियन, क्योंकि पहले नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें से जो शब्द था इंडियन उसको हमेशा हमेशा के लिए ओमिट मतलब बाहर कर दिया गया या हटा दिया गया, और आज की तारीख में इस एक्ट को हम जानते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से। अब हम जान लेते हैं कि इस एक्ट का दायरा क्या है। दायरे को यहाँ पर शब्द जो हम लिखेंगे वह है स्कोप। इस एक्ट का दायरा जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये एक्ट जो है ये लगता है पूरे इंडिया में, यानी इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसमें एक और बहुत जरूरी बात है कि बोथ पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वहां की जो सरकार है, उसको ये पावर दी गई है कि वह नए नए रूल्स इसके अंदर ऐड कर सकती है। और इसका जो स्कोप है उसमें ये भी लिखा गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जो आधार बनेगा वह बनेंगे दो, एक तो बनेगा प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा बनेगा पर्सनल प्रॉपर्टी। इन दोनों को ही आधार बनाया जा सकता है। इसके बाद इसमें और समझने की बात यह है कि ये जो एक्ट है इसमें स्पेशल रूल ऑफ लॉ लिखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। जितनी भी जर्नल प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वह तो लागू होंगी ही होंगी, उसके साथ ये सारी जो इस एक्ट में प्रोविजंस लिखे गई हैं वह भी लागू होती चली जाएंगी।
इसमें ये भी एक अलग सी बात है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जाम्पल्स नहीं दी गई हैं जो कि एक गाइड बन सकती हैं सरकार के लिए या कोर्ट के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए या किसी सेक्शन को डीपली समझने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, नई नई चीजें, नए नए तरह के काम साथ में जुड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इस एक्ट को समय समय पर अमेंड किया गया है, लेकिन जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वह कभी भी नहीं बदला है। ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है कि बनाना नई नई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जिससे कि सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया जो है उसे अच्छे ढंग से गवर्न किया जा सके। एक बात समझनी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जब भी कोई सेलर यानी विक्रेता चीजों को बेचता है, यानी जो बायर को जब वो सामान दिया जाता है, उस समय बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस मतलब उलझने, डिस्प्यूट्स विवाद, इनकंसिस्टेंसीज यानी अमेल हो जाना, कंफ्यूजन्स उलझने पड़ जाना, मिसकम्युनिकेशन कोई गलत फहमी हो जाना इन दोनों के बीच हो सकती है। इसी वजह से जरूरत है एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ की, ताकि जितने भी वर्ड्स अभी मैंने बोले ऐसा कुछ भी अगर हो जाए तो उन्हें अच्छे ढंग से रिजॉल्व किया जा सके और एक ऐसी लॉ हो जिसे आधार बनाते हुए इन गलतफहमियों या उलझनों को सुलझाया जा सके। अब आपको ये लर्न करना बड़ा ही जरूरी है कि इस एक्ट के अंदर 7 चैप्टर्स हैं और हैं 66 सेक्शंस, और मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी सेक्शंस को डिटेल में मैं आपको समझा दूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 चैप्टर्स में ये सारा एक्ट बटा हुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं ये है वह 7 चैप्टर्स जो हमने एक एक करके सारे समझ लेने हैं। तो अब तक आपको ये पता लग गया कि टाइटल ऑफ द एक्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक्सटेंट है यानी कहां तक लागू होता है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कमेंस मतलब शुरुआत कब हुआ था, शुरुआत हुई थी 1 डे ऑफ जुलाई ईयर 1930 को। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को प्लेस किया गया है एंट्री 7 कंकरेंट लिस्ट जो है 7 शेड्यूल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि यहाँ पर जो मेन बात है वह है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, बट जब हम गुड्स को समझते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट की 6th आइटम है और ये जो एक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट की 7th एंट्री है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको समझाया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही एम्पावर कर दिया गया है कि वह इसके अंदर लॉज बना सकती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू करवा सकती हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 1। जैसे कि 7 चैप्टर्स हैं इस एक्ट के, तो चैप्टर 1 को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 3 सेक्शंस हमने अच्छे से समझने हैं। जो सेक्शन 1 है उसमें जैसे मैंने आपको समझाया शॉर्ट टाइटल कि इसका नाम क्या है, एक्सटेंड अभी बताया कहां पर लागू होता है, कमेंसमेंट में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये तीनों जो हैं ये सेक्शन 1 में फॉल करते हैं। फिर बात आ जाती है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो है आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सारी डेफिनेशंस हैं और अगर एक बार आपको 15 डेफिनेशंस जो कि इस सेक्शन के अंदर हैं वह समझ आ गई तो एक्ट आपको बड़ी आसानी से समझ आने वाला है। सेक्शन 3 जो है चैप्टर 1 के अंदर उसमें सारी डिस्कशंस हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस के ऊपर जो कि ऑफ एक्ट 9 1872 की हैं। तो सेक्शन 1 हमारा डन हो गया है। अब हम आज सेक्शन 2 की आधी डेफिनेशंस को समझ लेंगे। जो हमारा सेक्शन 2 है इस एक्ट का उसके अंदर है टोटल 15 डेफिनेशंस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 समझाऊंगी और बची हुई हम अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन के साथ। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है सेक्शन 2, सब सेक्शन है उसका 1। डेफिनेशन किसके ऊपर है, बायर के ऊपर। तो बायर का मतलब क्या है यहाँ पर, बायर का मतलब है एक पर्सन, एक इंसान जो कि ये एग्री कर रहा है
कि वह चीजों को ले लेगा। यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द तो यहाँ पर है बाइज, बाइज का मतलब है कि उसने खरीद ली। दूसरा शब्द है एग्री किया, यानी अभी नहीं ले रहा, थोड़े समय के बाद ले लेगा। दोनों ही केसेस में वह जो पर्सन है उसे माना जाएगा बायर। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझनी है वह है सेक्शन 2, सब सेक्शन है 2। डेफिनेशन किसकी है? डिलीवरी की। तो डिलीवरी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है? डिलीवरी में यहाँ पर आपने जानना है कि ये एक वॉलंटरी ट्रांसफर है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्व इच्छा के साथ, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। जब हम अपनी चीज, अपनी पोजेशन यानी जो मेरे पास चीज है वह मैं आपको देने को तैयार हो जाऊं और वह भी अपनी मर्जी के साथ, तो उसे बोला जाता है डिलीवरी। इसके बाद आ जाता है अगला सेक्शन। सेक्शन जो है वह है सेक्शन 2, सब सेक्शन है यहाँ पर 3। आप मेरी इस लेक्चर से ये सारे सेक्शंस को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगली डेफिनेशन है वह है डिलीवरेबल स्टेट के ऊपर। ये देखिए, डिलीवरेबल स्टेट, कोई भी चीज हो यानी कोई भी गुड हो उसे डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाता है? वह जब एक ऐसी स्थिति में हो जबकि बायर के ऊपर कंप्लीटली ये ऑब्लिगेशन आती है कि वह उसको डिलीवरी ले ले। मतलब यहाँ पर 3 शब्दों का बहुत जरूरी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड, यानी वो इस प्रकार से बंधा हुआ है कि उसके पास ना करने की कोई भी वजह नहीं है। चीजों की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है और जब वो उसको ऑफर की गई तो वह ना नहीं कर सकता। जो उसने एग्रीमेंट किया था उसके अनुसार उसे वे चीजें अब लेनी ही पड़ेंगी, चीजों में कमी पेशी नहीं है, तो उसे बोला जाएगा डिलीवरेबल स्टेट। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं अगली डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन का सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 4 और ये जो सेक्शन है ये बताता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कौन कौन से होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल कई प्रकार के होते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स जो इस एक्ट में लिखी गई हैं वह है बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, किसी प्रकार का वारंट या कोई ऑर्डर या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि ट्रेड के अंदर चलता है। अब ये सारे हैं क्या? ये सारे कुछ एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आम तौर पर बिजनेस में यूज किए जाते हैं। किस चीज के लिए? ये डॉक्यूमेंट हैं एक प्रूफ, यानी कि ये आपको एक प्रूफ देते हैं कि जो चीजें हैं वो आपकी पोजेशन में हैं या वो चीजें आपके कंट्रोल में है कि आप उसे किसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक सेलर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वह डॉक्यूमेंट बनाते समय उसने जो बिल्टी बनाई वो किसी दूसरे पर्सन के नाम की बना दी, यानी उसने ऑथराइज कर दिया कि जब ये मैं माल भेजूंगा तो ये तुमको मिल जाएगा। यानी इसी के द्वारा आप किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वह उन चीजों की पोजेशन ले सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सीधा सेलर नहीं दे रहा, आप वो थर्ड पर्सन से भी आपको ट्रांसफर होके आ सकते हैं, जिसे कि एंडोर्समेंट बोला जाता है, यानी आगे के आगे ट्रांसफर होना। और जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होंगे, पोजेसर का मतलब जिसके हाथ में वह डॉक्यूमेंट होंगे, वह चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करे या चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के गुड्स को अपने हक में अपने पास ले सकता है। यानी ये इतने जरूरी कागजात हैं जिसकी मदद से आप गुड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 5 और ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट का मतलब होता है कोई नुक्स होना, कोई दोष होना या कोई इम्परफेक्शन होना। तो यहाँ पर एक्ट में ये बोला गया है कि फॉल्ट का मतलब है कोई रॉन्गफुल एक्ट, कोई ऐसा काम जो कि लॉ की नजरों में गलत है, या कोई डिफॉल्ट, कोई गलती कर देना। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये मशीन जब बंद की है तो इसमें से पानी गिर रहा है, यानी ये जो मशीन है ये एक फॉल्टी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ सकता है। इसके बाद अगला जो सेक्शन यहाँ पर हमने समझना है वह है सेक्शन 2, सब सेक्शन 6
और डेफिनेशन किसके बारे में है? वह है फ्यूचर गुड्स के बारे में। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब है भविष्य। इसका मतलब ये है कि जब भी सेलर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर दी कि ठीक है ये माल मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वह उनको बनाना शुरू करता है। उसकी प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे यस होने के बाद शुरू होती है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय वह सामान तैयार नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? फ्यूचर गुड्स का, जो भविष्य में बनेगी। अब हम समझने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी डेफिनेशन जो कि इस एक्ट में शब्द बार बार आता है, उसकी है। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 7 और डेफिनेशन है गुड्स के बारे में। तो गुड्स का मतलब है हर एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती है, पर यहाँ पर बोला गया है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एक इनटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर जो है वह हो सकता है, लेकिन इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट और दूसरा आता है आपका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट होना मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। और दोनों ही केसेस में कोर्ट ऑफ लॉ जो है वह आपके लिए रिलीफ जो है वह निर्धारित करती है। इन दोनों चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, पर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, कोई भी ऐसी चीजें जो अटैच्ड हैं या जो पार्ट हैं लैंड का जिन्हें की बेचा जा सकता है, जिनके ऊपर आज की डेट में एग्रीमेंट हो चुका है, और यहाँ पर इन सब की कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इस एक्ट के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर चीजों को जरा जोड़ के समझिए। हमने अभी फ्यूचर गुड्स को पढ़ा था जो कि आज की डेट में नहीं है, कल को बनेगी। तो ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब भी यही है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो अभी रेडी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया कि जब ये प्रोड्यूस तैयार हो जाएगा तो आपको बेच दिया जाएगा। ये भी गुड्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं आज के वीडियो लेक्चर की आखिरी डेफिनेशन को डिस्कस करने पर। आखिरी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर, और डेफिनेशन है इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी डेट्स को पे नहीं कर पाया है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है रह जाना, मतलब जब समय आया तब वह नहीं दे पाया उन डेट्स को अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो रिलेटेड थी। तो जब डेट्स नहीं दी गई, यानी जो देनदारियां थी उन्हें नहीं चुका पाया जिस दिन वह ड्यू थी, तो इस प्रकार के इंसान को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। और यहाँ पर एक बात और है कि उसने चाहे कमिट किया हो इस एक्ट को या ना, अगर वो नहीं दे पाया समय आने पर पैसे, तो यही माना जाता है कि ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। उसने वह काम कर दिया है जिससे वह इस कैटेगरी में जा पहुंचा है। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द और समझेंगे अगली डेफिनेशंस और बाकी के एक्ट को भी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द।